of paper 1 of JEE Advanced 2020 chemistry paper, and now we are going to discuss section 2 of paper 1 of JEE Advanced 2020 chemistry paper. Basically this section includes 6 questions of more than one answer correct, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी है, पार्शियल मार्किंग भी है। अगर आप सारे के सारे आंसर्स को सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कुछ सही ऑप्शंस को चुना तो आपको कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, जिसका डिटेल आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। और अगर आपने कोई भी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर आपको -1 मार्क्स मिल जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चंस को आराम से आपको करना होगा। मोर देन वन आंसर में हमेशा इसी तरह का ट्रेंड रहा है, पार्शियल मार्किंग भी रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी रहा है। तो हम लोग बारी बारी से इस पार्टिकुलर सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल थर्मोडायनेमिक्स से है, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है इन थर्मोडायनेमिक्स द पीवी वर्क इज गिवन बाई, कहा जा रहा है कि वर्क इज गिवन बाई -V - dVP एक्सटर्नल, ठीक है, ये बोला गया है। और कहा गया है फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए पार्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज, आप देखिए स्लाइड, आपको दिख भी रहा होगा, मैं इसे लिख रहा हूं, dV RT upon V - B and then A upon V square is written here। अब आगे आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, अगर ये जो है एक सिस्टम, ये फॉर्मूला है वर्क डन का, और एक सिस्टम किसी पार्टिकुलर प्रोसेस में जा रहा है और ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया है जो नीचे में लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन, तो करा दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू सिस्टम दैट सेटिस्फाइज वंडरवाल इक्वेशन ऑफ अ स्टेट, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन इज प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। C option process that is reversible and adiabatic, and D option process that is irreversible and at constant pressure। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन इसमें सही है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो है क्या, सबसे पहले देखिए कि W इज इक्वल टू -dVP एक्सटर्नल लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस करते हो तो आपको पता होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो इंटरनल, जो सिस्टम का गैसियस का फोर्स होता है, प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर गैसियस प्रेशर के बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स गैसियस फोर्स के बराबर होगा। तो जो P एक्सटर्नल होता है वो P गैस के बराबर है, ठीक है। और तब जाकर के अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तब जाकर के आप इसको लिख सकते हो -P गैस dV। अब जरा देखिए, यहां पर आप वंडरवाल कांस्टेंट A और B को देख रहे होंगे, तो शायद ये वंडरवाल इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो फॉर वंडरवाल गैस हम लोग चेक कर रहे हैं कि वंडरवाल गैस के लिए आएगा ये रिलेशन के नहीं आएगा। तो आप जानते होंगे P + A/V स्क्वायर, 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू RT, ये होता है, आपको रिलेशन पता होगा। तो आप इससे क्या लिखोगे, इससे यही लिखोगे ना, P + A/V स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू RT अपॉन V - B। ये समझ में आया गया होगा आपको। अब मैं क्या करता हूं, A/V स्क्वायर को इस साइड ले जाता हूं, जिससे कि P इज इक्वल टू आ जाएगा RT अपॉन V - B और -A/V स्क्वायर। तो ये आपके सामने है, P गैस का RT अपॉन V - B और A अपॉन V स्क्वायर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, तो W का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो P गैस की जगह मैं इसे रख सकता हूं RT अपॉन V - B और -A अपॉन V स्क्वायर, ये हो गया, और ये हो जाएगा dV। तो ये साफ दिख रहा है कि वंडरवाल इक्वेशन को अगर आप फॉलो करते हो तो ये जो है आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड है, और इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है, ये साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब रही बात ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, तो देखिएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दोनों जगह रिवर्सिबल मेंशन किया है, और रिवर्सिबल में ही ऐसा होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर की जगह आप गैसियस प्रेशर यूज कर सकते हो।
तो बी में चूंकि रिवर्सिबल है और उसके बाद भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है तो ये भी सही होगा। आइसोथर्मल हो या प्रोसेस नहीं हो आइसोथर्मल, उससे मतलब नहीं है। आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट होगा, वो बाहर चला आएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा बाहर, लेकिन वैलिड होगा क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वैलिड होने जा रहा है एडियाबेटिक। तो ये जो है इसके लिए वैलिड हो गया। डी ऑप्शन में आप देखिएगा आपको दिया हुआ इररिवर्सिबल, तो अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो ये जो रिलेशन है कि भाई P इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा और इसलिए आप इररिवर्सिबल के लिए ऐसा नहीं कर सकते हो, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका वैलिड नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का ए, बी एंड सी होगा। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए, बी एंड सी हो। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इन सभी में एसिडिक स्ट्रेन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया है। मैं इन सभी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाला है, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं और मैं सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, this is the third structure, this is the fourth structure and this is the fifth structure। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये पांचों स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा और नीचे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ए ऑप्शन का रहा है the acidity of compound 1 is due to delocalization of conjugate base। जो एसिडिटी है वो कंजुगेट बेस का डीलोकलाइजेशन के कारण है। आगे करा द कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, द कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। सी ऑप्शन कर रहा है द कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट, जब NO2 लगा देंगे तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और डी ऑप्शन का रहा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, डी ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि डी ऑप्शन फिर याद रखना मुश्किल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, 4, 5, 2 एंड 3 ये दिया हुआ है। अब हम लोग को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं आपके सामने है, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है ए ऑप्शन कि भाई ये एसिडिक होगा बिकॉज इसका कंजुगेट बेस में डीलोकलाइजेशन संभव है। तो देखिए तो इसका कंजुगेट बेस बना लेते हैं, तो पीएच, सी माइनस, पीएच और पीएच। तो ये आप समझ सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, आप आसानी से देख सकते हैं डीलोकलाइज्ड होगा ना विद इन पीएच रिंग। पीएच रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और जब पीएच रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा इसका मतलब है कि आप आसानी से कह सकते हो कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। मतलब ए ऑप्शन जो है आपका सही हो चुका है। आगे बी ऑप्शन में कह रहा है, आई थिंक बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि भाई आई थिंक इसके बारे में भी कुछ कहा है, कोई बात नहीं, और डी ऑप्शन तो मैंने लिख ही दिया है। तो एक ऑप्शन जो कह रहा है बी ऑप्शन, जरा देख लेते हैं हम लोग। बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि भाई बी ऑप्शन इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई जो ये हाइड्रोजन है इसको अगर आप हटा देते हो तो जो कंपाउंड हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा, मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ होने के कारण एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन का क्या है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है और जब 6 इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है इसका मतलब ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अब रही बात इसका सी ऑप्शन का, इसमें कह रहा है कि अगर मैं इसमें NO2 लगा दूं तो क्या होगा, आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसमें NO2 लगा दूं, H है यहां पर हम NO2 अप्लाई कर देते हैं, NO2 लगा देते हैं, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो NO2 से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जब आएगा तो
आप जरा गौर कीजिएगा कि जो अगर H प्लस यहां से निकलता है तो माइनस आएगा, और माइनस को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज करेगा, चाहे माइनस आई इफेक्ट से करे, यहां पे माइनस आई इफेक्ट से ही कर पाएगा, लेकिन करेगा। ये बात तो श्योर है कि मान लिया जैसे ये प्लस क्रिएट करता है, रिजोनेंस के थ्रू प्लस क्रिएट करता है, प्लस क्रिएट करता है, तो भाई आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन के निकलने का चांस अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहां बात सीधा सा है कि जैसे ही H प्लस निकलेगा माइनस क्रिएट होगा, और उस माइनस को नेगेटिव चार्ज को NO2 स्टेबलाइज करेगा, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तीनों ऑप्शन भी आपका, मतलब सी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब रही बात डी ऑप्शन का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप देख लीजिए 1 का सबसे ज्यादा दिया हुआ इसका, उसके बाद 4 का, 5 का, 2 का और 3 का है। तो देखिए 3 तो सबसे कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब रही बात 1, 4 वगैरह में कंपेयर अगर आप करोगे तो 4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, एरोमेटिक है ना, तो 4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इसका होगा C माइनस, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, एसिटिलीन, आपको पता होगा कि एसिटिलीन बहुत अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, तो 5 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और सबसे कम 3 होगा। तो दिस शुड बी द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कि नहीं दिया हुआ है यहां पर, और इसका मतलब डी ऑप्शन आपका गलत है, और इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, बी एंड सी होगा। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत आसान सवाल आप कहोगे, जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, और इजी क्वेश्चन कहा जाएगा जे एडवांस के लेवल पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ये एरोमेटिक रिएक्शंस का सवाल है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ने वाला हमें। तो कहा यह गया है कि आपके पास है दिस वन, तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि क्यू, आर और एस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है क्यू और आर और एस के स्ट्रक्चर का, और इन चारों में से आपको चूज करना है कि कौन कौन सा सही है। याद रखिए मल्टीपल चॉइस आंसर करेक्ट है, मोर देन 1 आंसर करेक्ट है, एक से ज्यादा भी सही होने का पूरा संभावना है। तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखिए, मैं यहां पे थोड़ा कलर्ड स्ट्रक्चर यूज करता हूं, कलर यूज करता हूं। सबसे पहले क्या है, ये तो आपका बेंजीन रिंग है ही, होगा क्या AlCl3 के साथ क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह क्या हो जाएगा, मैं इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूं, Q का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। देखिए Q का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास यहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहां पर आपके पास ये है, और आप समझ सकते हैं मैं फाइनली स्ट्रक्चर लिख रहा हूं क्योंकि पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, आप जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगा, यहां पर ये जो होगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 C डबल OH हो जाएगा। C डबल O माइनस का हो, C डबल OH बेसिकली अगर H प्लस मीडियम में जो H प्लस यहां से रिलीज भी एक होना है, तो उसके कारण से क्या होगा, आई थिंक यहां से H प्लस रिलीज नहीं होगा, लेकिन मीडियम में जो H प्लस होगा उसके कारण से क्या होगा
ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यही स्ट्रक्चर होने वाला है। COO आप देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद 1 2 3, मतलब 1 2 3 आप देख सकते हो। एक बार स्ट्रक्चर देख लेता हूं, 1 2 3 3 होना चाहिए, तो यही 3 ही होगा, सॉरी ये होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Q जो कि बनने जा रहा है। आप ऑप्शन देख लीजिए Q का स्ट्रक्चर क्या है, नहीं है। एंड देन आफ्टर आप क्या करोगे, इस पे जिंक AgHCl, जिंक AgHCl आपको पता होगा कीटोन और अल्डिहाइड को क्या करता है, अल्केन में बदल देता है। तो देखिए तो क्या कहीं कीटोन है, बिल्कुल है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर को आप, मैं स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये हो जाएगा। और फिर यहां पर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी R नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि R पहुंचने के लिए फिर आपको H3PO4 देना होगा। और जब आप H3PO4 देना चाहोगे तो H3PO4 से क्या होगा, H3PO4 से आपको फिर क्या होगा, ये जो होगा H3PO4 की मदद से क्या हो जाएगा, फिर अगेन यहां पर अटैक करेगा। ये जो होगा यहां अटैक करेगा, और फिर इधर निकल करके ये आपका, ये यहां से निकल जाएगा OH2 प्लस बन करके, और ये जो है फाइनली आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा। आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो इस तरह का बनने जा रहा है। देखते जाइए। और जब ये यहां से जुड़ेगा तो देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, तो देखिएगा 1 2 3 एंड देन 4 पे डबल बॉन्ड हो गया और ये यहां से जुड़ गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ R, जो कि आप देख सकते हैं कि R का स्ट्रक्चर ये होगा। अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर CH3 MgBr डाला हुआ है, फिर H3O प्लस डाला हुआ है। तो अगर आप CH3 MgBr यहां पे डालोगे, मैं थोड़ा सा जगह कम है, CH3 MgBr और H3O प्लस डालोगे तो क्या होगा, CH3 माइनस, चूंकि आप जान रहे हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3 माइनस यहां पे का सोर्स हो जाएगा और ये अटैक करेगा और अल्टीमेटली ये बना लेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। थोड़ा जगह हमारे पास कम है तो हम छोटा स्ट्रक्चर कर दे रहे हैं, और ये एज इट इज रहेगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, ये CH3 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या किया गया है, H2SO4 और हीट किया गया है। तो H2SO4 हीट क्या करेगा, डिहाइड्रेशन कर देगा, और डिहाइड्रेशन कर देगा मतलब बन जाएगा आपको स्ट्रक्चर ये, दिस वन, और ये हो जाएगा, ये CH3 हो गया इधर, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर S। तो आपके सामने आपने स्ट्रक्चर Q, स्ट्रक्चर R और स्ट्रक्चर S तीनों लिख लिया, और कैसे कैसे लिखा है वो आप आसानी से देख सकते हो। तो भाई आपके सामने है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होना है, और आप अपने ऑप्शन में देखिए। अगर आप अपने ऑप्शन में देखिएगा तो आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो बी ऑप्शन में आपका Q का, बी ऑप्शन में Q का स्ट्रक्चर सही दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में आपका S का स्ट्रक्चर सही दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर बी और डी होगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन होगा, जिसमें कि Q और S का स्ट्रक्चर करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, बी एंड डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है और आसान सवाल कहा जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कैलकुलेट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है FeCl4 माइनस को स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, मैं शॉर्ट में करके लिख दे रहा हूं। बी ऑप्शन कर रहा है कि COEN NH3 का होल 2 और Cl2 प्लस को Cl2 यहां पे प्लस है ऊपर में, हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में कर रहा है FeCl4 माइनस में
हायर स्पिन होगा देन, आप समझ सकते हो, हायर स्पिन होगा, हायर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा देन COEN NH3 का होल 2 और Cl2 प्लस। और फिर लास्ट में कह रहा है कि डी ऑप्शन में कि भाई इसका COEN NH3 का होल 2 और Cl2 प्लस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, आप क्वेश्चन आसानी से देख चुके होंगे, मैंने उसे लिख भी लिया है और हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करा जाएगा भाई, तो देखिए बारी बारी से करते हैं। ए ऑप्शन को चेक करता हूं मैं सबसे पहले। ए ऑप्शन क्या कर रहा है आपका कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए जरा, FeCl4 माइनस में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, मतलब x इक्वल टू +3। मतलब आपको Fe+3 को देखना है, और Fe+3 का जो स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली वो आर्गन, और उसके बाद 3D आप Fe का होता है 26 एटॉमिक नंबर, 3 प्लस कर दिया मतलब 23 इलेक्ट्रॉन बचा। 23 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 और 5 23, तो 3D 5। अब Cl माइनस क्या है, Cl माइनस इज ए वीक लिगेंड। Cl माइनस जो एक वीक लिगेंड है इन प्रेजेंस ऑफ Fe3 प्लस। तो भाई अगर वीक लिगेंड है तो इसलिए यहां पर जो आपका जो आर्गन Fe3 प्लस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D5, उसके बाद 4s0 4p0 वगैरह है। तो ये जो 4s है और ये 4p है, ये सब क्या होगा, आपस में हाइब्रिडाइज करेगा और हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो 4 क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इन चारों में ही जाएगा, इन चारों क्लोराइड के द्वारा, और इसलिए चारों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनना है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो गया है। तो आप देख सकते हो हमने ए स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन का। करा इसका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। देखते हैं कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, देख लेते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है देखना। देखिए COEN और आपके पास है, एक तो पहली बात तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो आप क्या करो, देखिए एक तो EN है, तो EN का पोजीशन हमेशा CC होगा। EN कभी ट्रांस पे रह ही नहीं सकता है भाई। EN क्या है, EN जो है आपको पता होगा CH2 और NH2 है, क्लियर है। तो ये जो है कभी भी ट्रांस पे तो रह ही नहीं सकता है, ट्रांस पे इतना बड़ा चेन है ही नहीं कि ट्रांस पे जुड़ जाए, कि एक इधर है एक इधर जुड़ जाए, तो हमेशा सिस पे होगा। अब रही बात आपके पास NH3 और Cl जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, उसको आप क्या करोगे, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, NH3 और NH3 को यहां रख रहा हूं, Cl को यहां रख रहा हूं। तो यहां पे क्या हो गया, NH3 अमोनिया जो है वो ट्रांस पोजीशन पे हो गया, अमोनिया लिगेंड जो हो गया वो ट्रांस पोजीशन पे हो गया, क्लियर है। अब मैं अगला ऑप्शन क्या करता हूं, CO। अब EN को तो मैंने पहले ही कहा कि वो सिस पे ही रहेगा। अब क्या होगा, Cl और ये NH3 की बात करता है। तो ये क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये अगेन ट्रांस पोजीशन किसका हो गया, Cl का हो गया। तो यहां क्लोराइड जो हो गया ट्रांस पोजीशन पे हो गया, ठीक है। NH3 जो है सिस पोजीशन पे है। तो मैंने इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या किया, NH3 को पहले ट्रांस पे रखा, फिर Cl को ट्रांस पे रखा, और फिर क्या कर रहा हूं मैं, CO EN तो भाई पहले ही कहा मैंने कि वो सिस पे ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूं कि भाई मैंने एक का करके ट्रांस पे रखा था, मैं सबको अब सिस पे ही रख देता हूं। NH3 सिस पोजीशन पे चला गया, और Cl भी सिस पोजीशन पे चला गया। तो भाई ऑल एट सिस पोजीशन, तो सारा का सारा सिस पोजीशन पे चला गया जो लिगेंड था। EN तो हमेशा सिस पे है ही, NH3 भी सिस पोजीशन पे चला गया, और Cl भी सिस पोजीशन पे चला गया। और इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गया, जो कि आपका इस पार्टिकुलर कंपाउंड का होने जा रहा है।
आप आई थिंक याद भी बहुत ऐसे बड़े सारे बच्चे को याद होगा कि भाई एम ए X2 Y2 का 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ये सभी लोग को याद भी रहता है। खैर नहीं याद है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, याद है तो तुरंत लिख सकते हैं। बी ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। अब रही बात सी ऑप्शन और डी ऑप्शन का, तो चलिए हम लोग बारी बारी से फिर इसको भी चेक करते हैं। अब कह रहा है आगे क्या, FeCl4 माइनस, जो FeCl4 माइनस हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। क्या देखे हैं भाई, FeCl4 माइनस में चूंकि वीक लिगेंड है तो ये sp3 था, इसमें 3d5 था, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये सब लोग को दिख रहा था 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देखिएगा तो 5 × 5 + 2 बोर मैग्नेटॉन, कहने का मतलब कितना हो गया, √35 बोर मैग्नेटॉन हो गया। अब रही बात हम इसकी देखते हैं, मतलब उसका देखते हैं, COEN NH3 का होल 2 और Cl2+। अब जरा देखिए जाए, कोबाल्ट का यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है, आप निकाल सकते हो। En न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोराइड पे -1 चार्ज है, तो आपके पास कोबाल्ट पे +3 चार्ज आएगा। दिख रहा है, कोबाल्ट पे आपका +3 चार्ज आएगा। और इस कोबाल्ट पे जो +3 चार्ज है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हो तो होगा आर्गन। कोबाल्ट का होता है कितना एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का होता है 27 में 3 हटा दिया 24, तो हो गया 3d6। अब देखिए यहां पे En एंड NH3 आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसका मतलब साफ है कि जो अब जो सिचुएशन हो जाएगा कोबाल्ट 3+ का स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में, वो 3d जो 6 है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होगा वो इस तरह का हो जाएगा, जो अरेंजमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वो इस तरह का हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, 4s और उसके बाद 4p। ठीक है, तो आपके पास देख सकते हैं 6 लिगेंड है। देखिए En एक क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी। NH3 क्या है, मोनोडेंटेट है, 2 NH3 है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, 2 क्लोराइड से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो D2sp3 बना और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब है तो ये तो नॉन मतलब कह सकते हो डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नेचर होगा ही नहीं, इसका म्यू तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो साफ है कि भाई जो FeCl4 माइनस है उसको हाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है कंपेयर टू दैट कंपाउंड, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। अब अगर डी ऑप्शन की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ऑप्शन नंबर सी को चेक करते समय ही। आप देख सकते हो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसा हो गया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसके केस में 3d6 का क्या हो जाएगा, पेयरिंग अप हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन का, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचा, जो भी आपके पास कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 है, जो D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरनल d ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा और इसलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, और आप क्वेश्चन को देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। तो कहा जा रहा विच ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, क्लोरेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, और पर क्लोरेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। आई थिंक सभी लोग को पता होगा ClO माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस इसका फॉर्मूला होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है द हाइपोक्लोराइट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। तो पहले ए ऑप्शन करा है ClO माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस होगा। बी ऑप्शन कर रहा है कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोराइड आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोराइड। तो कर रहा है क्या, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट इज अफेक्टेड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन।
ठीक है, देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना करके हम लोग। और सी ऑप्शन कर रहा है कि हाइपोक्लोराइट ClO माइनस एंड ClO3 माइनस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन to produce identical set of ions, आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा, ये भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और डी ऑप्शन कर रहा है कि भाई जो हाइपोक्लोराइट आयन है ClO माइनस ऑक्सीडाइजेज किसको, सल्फाइट आयन। तो आपके सामने है चारों ऑप्शन और इन चारों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है आपको कि जो ClO माइनस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस है। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होना है वो HClO ऑक्सी एसिड में अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जनरल रूल यही है, कुछ एक्सेप्शन है जो अलग केस है। तो ये आप एसिडिक स्ट्रेंथ जानते हो। तो भाई कंजुगेट बेस का जो स्ट्रॉन्ग मतलब कह सकते हो कि स्टेबिलिटी है, तो कंजुगेट बेस जो होगा का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, अपोजिट। एसिड बेस जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता है उसका स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो ClO4 माइनस से ज्यादा ClO3 माइनस से ज्यादा ClO2 माइनस से ज्यादा ClO माइनस। अब अगर ऐसा है तो आपको देखिए क्या कहा ऑप्शन ए में कि ClO माइनस को आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस है, जो बिल्कुल सही बैठ रहा है यहां पर, और इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो चुका है। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट इज अफेक्टेड बाय लोन पेयर। चलिए तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ए चेक कर लिया, बी चेक करते हैं, बी ऑप्शन को। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं। ClO माइनस है और यहां पे क्या है, 1 2 और 3 लोन पेयर है, लीनियर शेप है इसका, ठीक है। ClO3 माइनस पे आते हैं तो क्या होगा, आपके पास हो गया O माइनस, डबल बॉन्ड और यहां पे हो गया लोन पेयर। ये कैसा हो गया, पिरामिडल शेप हो गया, पिरामिडल शेप हो गया इसका। और ClO4 माइनस का आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल आएगा, यहां लोन पेयर तो है ही नहीं, यहां जो है क्लोरीन पे लोन पेयर तो है ही नहीं, और इसलिए यहां पर लोन पेयर क्लोरीन का कुछ इफेक्ट करेगा नहीं। यहां पर लीनियर शेप है, लीनियर शेप को भी लोन पेयर कुछ कर नहीं सकता है। तो बचता कहां है लोन पेयर का इफेक्शन, लोन पेयर का इफेक्शन जो बनेगा या बचेगा वो कहां पे बचेगा, वो बनेगा आपका इस केस में पिरामिडल शेप में, जहां पे लोन पेयर का क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, लोन पेयर का रिपल्सन हो जाएगा, और लोन पेयर का रिपल्सन हो जाएगा बॉन्ड पेयर के साथ, जिसके कारण से शेप में फर्क पड़ेगा। तो इसका साफ मतलब है कि जो ClO3 माइनस है, क्लोरेट का मतलब ClO3 माइनस है, वहां पर लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इफेक्ट करेगा मॉलिक्यूलर शेप को। तो बी ऑप्शन भी आपका सही हो चुका है। आगे देखते हैं सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो देखिए सी ऑप्शन में कह रहा है कि ClO माइनस and ClO3 minus undergo disproportionation to produce identical set of ions। ये गलत है, डिस्प्रोपोर्शनेशन दोनों करता है, ये भी ClO माइनस भी डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट करके ClO2 माइनस और Cl माइनस में जाएगा, ये ClO3 माइनस भी करेगा जो ClO4 माइनस और Cl माइनस वगैरह में जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर, जो आयंस बन रहा है वो आइडेंटिकल नहीं बन रहा, वो अलग अलग बन रहा है। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ClO माइनस को अगर आप SO3 2 माइनस के साथ रिएक्शन कराते हो तो SO4 2 माइनस प्लस Cl माइनस बनेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्या है, करेक्ट आंसर है। मतलब ClO माइनस SO3 माइनस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फाइट को सल्फेट में बदल रहा है, खुद रिड्यूस होकर के Cl माइनस में जा रहा है। तो डी ऑप्शन भी आपका सही हो चुका है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, ए बी एंड डी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री और ये सॉलिड स्टेट का सवाल है। आसान सवाल है, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे।
जिसमें आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना दिया है। मैं उस स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मैं उस स्ट्रक्चर को बस सिंपली एक ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में ये करा है कि आपको स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है इस तरह का, और इसमें करा है कि द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग केटायन M and anion X is shown below. When compared to anion, the cation is smaller in ionic radius. cation जो है स्मॉलर साइज का, ये स्मॉलर साइज का है, ठीक है। आगे आपको करा है कि बताइए, ऑप्शन दिया करा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन आप आसानी से देख चुके हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो मैंने लिख भी रखा है, आप इसको जरा देखते हैं। अब देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये हो जाता है यहां पर कि भाई ये फेस सेंटर पे दे दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फेस सेंटर पे नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो है आपको ये सॉलिड बना करके, इसको डॉटेड बना करके, इसको सॉलिड बना के आपको कंफ्यूज किया है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़िएगा तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, और अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का है। अब आप समझ रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है आपका, इसको इधर भूल जाइए, इधर का स्ट्रक्चर। चलिए मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं। ये आपका स्ट्रक्चर है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस सॉलिड लाइन बना करके, डॉटेड लाइन बना करके आपको कंफ्यूज किया था, जिसमें कि आपको कंफ्यूज नहीं होना था सवाल में। बेसिकली ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। कॉर्नर पे आप देख सकते हो एनायन है, और सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे केटायन। तो ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो रैंक जो आपके पास x माइनस का है वो भी है 1, और रैंक जो आपके पास m प्लस का है वो भी है 1। तो फॉर्मूला तो mx बनेगा ही, मतलब जो ए ऑप्शन है वो तो सही होगा ही। दिख रहा है? आगे करा है m and x हैज डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, जो गलत है। आप बीसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर में आपको पता होगा कि ये जो एनायन है वो बॉडी सेंटर वाले केटायन से टच करेगा। अब ये कितने, जो एनायन है जो कॉर्नर पे, वो कितने क्यूबिक में रहेगा, कितने यूनिट सेल में रहेगा? वो 8 यूनिट सेल में रहेगा। तो अगर एक में वो 1 से टच कर रहा है, ये जो है इससे टच कर रहा है बॉडी सेंटर पे, वॉइड पे जो रखा हुआ है, तो अगर 1 में जो आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका हो जाएगा x माइनस का, वो 8 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट सेल में 1 से टच कर रहा है, ये जो एटम है वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूटेड है, तो 8 यूनिट सेल में 8 से टच करेगा तो 8 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें m प्लस का, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें m प्लस का, तो ये भी 8 हो जाएगा। भाई ये जो है वो क्या इन 8 से टच कर रहा है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो गया, जबकि बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका गलत है। आगे करा mx बॉन्ड लेंथ तो क्यूबिक यूनिट एज लेंथ जो होगा 0.866 होगा। चलिए करते हैं। इन बीसीसी आप देख सकते हो केटायन एंड एनायन जो हो जाएगा 2rm प्लस और प्लस 2 मतलब 2 तो कॉमन ले ही लिया, चलिए 2rcl माइनस x माइनस, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है? बीसीसी में क्या होता है, एटम्स और आयंस अलोंग बॉडी डायगोनल आपस में टच करता है। देख लीजिए, ये बॉडी डायगोनल का लेंथ सभी लोग को पता है √3 ये होता है, और ये प्लस है और ये माइनस है। तो देख सकते हैं 2r प्लस प्लस 2r माइनस इक्वल टू √3 है, वही लिख दिया मैंने। तो चलिए rm प्लस और प्लस rx माइनस अपॉन a कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा √3/2। और यही तो पूछ रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है mx का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, rm प्लस प्लस rx माइनस। भाई केटायन एनायन के रेडियस का जोड़ जो होगा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा अपॉन a √3/2, दैट इज इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.866। तो बिल्कुल सही हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। और आगे देखिए rm प्लस अपॉन rx माइनस का जो रेशियो है वो 0.414, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, मुझे नहीं लगता है कि नहीं दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा। वैसे आपको स्क्रीन पे देख लिया था,
RM प्लस अपॉन RX माइनस का रेशियो 0.414 होगा। तो आप खुद से देख सकते हैं कि जो आपका केटायन है वो किस वॉइड में, केटायन जो है बॉडी सेंटर वॉइड में है। तो केटायन जब बॉडी सेंटर वॉइड में है तो बॉडी सेंटर वॉइड का जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है वो 0.732 होता है, वो 0.414 नहीं होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। जो रीजन साफ है कि भाई केटायन जो है, ये जो केटायन है ये बॉडी सेंटर वॉइड में है, और बॉडी सेंटर वॉइड में रहने के कारण R प्लस अपॉन R माइनस जो होगा लिमिटिंग रेडियस रेशियो की अगर हम बात करें तो आपका 0.732 होगा, 0.414 तो नहीं होगा। तो इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। बहुत आसान सवाल, आपको बस इमेजिन करना था क्वेश्चन को कि भाई ये जो सॉलिड बना दिया है क्यूब लाइन से, सॉलिड लाइन से, वो क्यूब नहीं है बल्कि उसके आगे डॉटेड करके आपको ओरिजिनल जो बीसीसी स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन करना था और उसके आधार पे जवाब देना था। तो इस तरह से हमने सेक्शन 2 ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर को भी सॉल्व कर लिया है और आपने देखा होगा कि अधिकतर क्वेश्चन आपको इजी ही लगा होगा।